लखनऊ वापस आए हैं बड़े दिनों बाद, कैसा लग रहा है? इसी चक्कर में जो लखनऊ में इवेंट करते हैं जितने भी लोग, जी जी। मैं उनसे पैसे नहीं ले पाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है आप उन चुनिंदा लेखकों में से एक हैं हिंदी को कूल बनाया है जिन्होंने। अगर इस देश में 100 लोग किताबें पढ़ रहे हैं तो उनमें से 90 के हाथ में तो हिंदी किताब हो। आपका साहित्य इतनी जल्दी अपील किया आज की जनरेशन को, खास तौर पे। कोई भी लेखक इस दुनिया में ना भाषा बना नहीं सकता, बनाते वो लोग हैं। राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश, इनकी जो तिकड़ी थी, इन लोगों ने जो किया, इन लोगों ने उसको नई कहानी आंदोलन दिया। हमारा देश भी ऐसा है कि हर कुछ किलोमीटर पे भाषा और लहजा बदलता है। नई वाली हिंदी किताब को आम पाठक तक ले जाने की कोशिश भी थी। कहीं ना कहीं थोड़ी विडंबना है कि हिंदी को कूल बनाना पड़ा। हम लोगों को सही से बिना पढ़े बहुत आलोचना की गई हमारी। हिंदी साहित्य में अंग्रेजी के उपयोग की तो आलोचना करता है, पर गाली की आलोचना नहीं करता है। हर किसी को तो खुश नहीं रख सकते हम, लोग तो भगवान से भी खुश नहीं है। इस किताब में एक भी गाली नहीं है, और ये इसीलिए पूरी की पूरी किताब अपने आप में गाली। जमाने से आगे तो बढ़िए मजा, जमाने को आगे बढ़ाना भी है। कहीं आप कह रहे थे, मैंने सुना कि एक तो मैं क्या कह दिया किस दिन ये वैसे ही है जैसे होते हैं कुछ लोग ना कि जैसे सुबह जो लिख दिया शाम को खुद नहीं पढ़ पाते। सबसे पॉलिटिकल जगह जो होती है वो बेडरूम का बेड होता है ना, कि जहाँ पे एक आदमी और औरत है, इस तरीके का। उसमें एक अपने गेम है, अपनी एक पावर पॉलिटिक्स भी है। स्टोरी टेलिंग इज नॉट अबाउट वर्ड्स, इट्स अबाउट पॉजेस। अटल बिहारी वाजपेयी के अगर स्पीचेस आप पुराने सुनिए तो उसमें भी वो पॉजेस है। जावेद साहब जब बोलने आते हैं वो तो क्राउड वर्क नहीं करते हैं। गुलजार साहब जब बोलने आते हैं वो तो क्राउड वर्क नहीं करते। जब पीछे मुड़ के आप देखते हो तो क्या फर्क महसूस होता है? जो आपने पुल पार कर लिया, उस पुल को आप जला दीजिए। अच्छा देव भाई, आपको लगता कभी वो समय आएगा कि एक हिंदी लेखक को सोचना ना पड़ेगा यार, साथ में नौकरी करनी पड़े? किताब लिख के सबके साथ ऐसा नहीं हो पाएगा। किस्सों की किताब के आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं हिंदी साहित्य की नई सदी के सबसे रोशन सितारों में से एक दिव्य प्रकाश दुबे। तो स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है भाई। धन्यवाद। तो सबसे पहली चीज, लखनऊ वापस आए हैं बड़े दिनों बाद, कैसा लग रहा है दिव्य भाई? मुझे लखनऊ उतरते ही इतना सही लगता है। मतलब मैं सोचता हूँ मैं यहाँ क्यों नहीं ज्यादा आता हूँ। और मैं कोई मौका, मैं इनफैक्ट इसी चक्कर में जो लखनऊ में इवेंट करते हैं जितने भी लोग, मैं उनसे पैसे नहीं ले पाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है घर जाना है, अचार ले आएंगे, ये ले आएंगे, वो ले आएंगे, इस चक्कर में यहाँ पे। लेकिन घर तो घर ही है। हाँ, सही बात है। अच्छा दिव्य भाई, अब थोड़ा बात आगे बढ़ाते हैं, साहित्य के कुछ हवाले से बात करते हैं आपसे। आप उन चुनिंदा लेखकों में से एक हैं जिन्हें कहा जाए तो हिंदी को कूल बनाया है जिन्होंने, तो जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आपका इस विषय में क्या विचार है जब ये आपको इस ऐसे एक अपने आप में एक बहुत बड़े अचीवमेंट का श्रेय मिलता है? ये असल में जब मैं चूंकि हिंदी मीडियम में पढ़ा और मैं पढ़ा शाहजहांपुर में, तो शाहजहांपुर से मुझे एग्जैक्ट याद है जब 99-2000 में जब आए लखनऊ, तो जब यहाँ कोचिंग करने गए, तो वहाँ जब कोचिंग करने गए तो वहाँ तो हिंदी में पढ़ाया नहीं जाता, वहाँ तो वो अंग्रेजी में पढ़ाते थे। हम और मेरा दोस्त था एक विकास, वहाँ पे वो पढ़ा रहे हैं, सुचालक हमने पढ़ा है, वो कंडक्टर बोल रहे हैं 2 घंटे फिजिक्स पढ़ ले गए। हमें समझ नहीं आ रहा कंडक्टर होता क्या है। तो मुझे ना ये चीज मेरे मन में ना तब से बैठी हुई थी कि जब आगे बढ़े, जब कॉलेज में पहुंचे, तो जो हमारे साथ के इंजीनियरिंग में लड़के आए, लड़कियां आए, तो मैं अक्सर उनको देखता था वो अंग्रेजी किताबें, और वो चाहे वो कोई भी शिल्डनी पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो उस तरीके का, लेकिन हिंदी किताबें पढ़ते हुए कोई दिखे ही नहीं। जबकि हमारे घर में वैसा माहौल भी था, 2-4 दोस्त भी पढ़ते थे। तो वो तब से मैं सोचता था कि ऐसा कुछ करूं मैं। तब ये तो नहीं था कि हम लेखक बन जाएंगे, कि हिंदी किताबें जब फ्लाइट में आदमी लेके जाए या मेट्रो में, तब तक तो मेट्रो भी नहीं थी, मतलब उसको ये शर्म ना हो कि वो हिंदी किताबें पढ़ता हो। जैसे अब तो दूसरी तरफ हम लोग जा रहे हैं कि लोग अब फ्लॉन्ट करते हैं किताबें, दिखाते हैं, सब करते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरे को कई बार ऐसा जैसे अब होता है कि कोई दोस्त दिल्ली मेट्रो में है और कोई मेरी किताब पढ़ रहा है वहां पे, तो कई बार बात कराते हैं लोग, मैं हमेशा बहुत अच्छे से, और बड़ा सही भी लगता है। लेकिन ये अब इसको कूल बनाना, बोल देना एक बात है, लेकिन अगर आप देखें उस कूल बनाने के पीछे की एस्पिरेशन ये थी कि अगर इस देश में 100 लोग किताबें पढ़ रहे हैं और जो हिंदी पढ़ सकते हैं, तो उनमें से 90 के हाथ में तो हिंदी किताब हो। हमारा हमें ये नहीं था किसी के अगेंस्ट की अंग्रेजी के खिलाफ है या किसी और भाषा के। तो वो अगर उसको अगर कूल बनाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि कूल बनाना उसकी पहुंच को और बढ़ाने जैसा था। उसको मैं वैसे ही देखता हूँ, अच्छा तो लगता ही है, और लोग भी मुझे लगता है ज्यादा जुड़ते हैं उस बात से जब आप शो ऑफ करते हैं थोड़ा किताबों का। जैसे मैं मजाक में भी बोलता हूँ ना कि हम जैसे लोग नॉर्मली गाड़ी खरीदते हैं या अपने घर के बाहर की फोटो लगा देंगे, ये सब है, लेकिन मुझे लगता है ना कि किताबों का जो शो ऑफ है वो आदमी को करना चाहिए थोड़ा सा,
क्योंकि किताबों के शो ऑफ से ना शायद कोई एक व्यक्ति उसकी एक बात से इंस्पायर होके, कभी गाड़ी किसी की लाइफ नहीं बदलेगी, किसी का घर बड़ा या छोटा उसकी लाइफ नहीं बदलेगा, लेकिन कोई रैंडम सी किताब किसी की लाइफ बदल सकती है, इतना मुझे भरोसा। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि अभी हिंदी अंग्रेजी की बात हो रही थी देव भाई, आपकी जो शुरुआत से ही भाषा रही किताबों में, वो परंपरागत हिंदी साहित्य से थोड़ी जुदा थी। तो आपको लगता है कि जो आपका यूज ऑफ लैंग्वेज, अगर मैं कहूँ, वो रहा, भाषा का जो उपयोग रहा, और जो हिंदी अंग्रेजी के बीच में थोड़ा बीच बीच अंग्रेजी फ्रेजेस का उपयोग रहा, आपको लगता है इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई कि आपका साहित्य इतनी जल्दी अपील किया आज की जनरेशन को, खास तौर पे? तो इसमें ना एक चीज है, जब मैं कहानी लिख रहा था ना, तो जो कैरेक्टर थे, अब जैसे कोई नोएडा में सेक्टर 62 में जो कॉल सेंटर हुआ करते थे हम सब, अगर कोई वहां पे काम करती हुई लड़की है तो उसकी भाषा जैसी होगी। मैं एक्चुअली ना, मैं कभी भी जब कहानी लिख रहा था तो मैं ये नहीं चाहता था कि वो जो कैरेक्टर, जिस चरित्र की कहानी कही जा रही है, उसको ये थोड़ी ना पता है कि वो हिंदी कहानी की हीरोइन है या हिंदी कहानी का वो हीरो है। वो जो बोलता है मैं वैसे ही लिखता था। तो जैसे नॉर्मली हम कैंटीन में बात करते थे, और चूंकि जिस दुनिया से मैं आया, अगर आप देखेंगे वो कैरेक्टर के हिसाब से भाषा बदलती है। कभी भी अगर जिसने भी ध्यान से जब किताबें पढ़ी हैं, तो वो अंग्रेजी शब्द भी आए, वो डायलॉग में आए, केवल डिस्क्रिप्शन में नहीं आए कि वो गए और उसने अभी वो मैंने लोकल का देख रहा था डोर खोला, ऐसा नहीं था। वो वहां, क्योंकि उस कैरेक्टर को आप मारोगे नहीं। अगर वही कोई आता है, जैसे एक जुम्मन मियां की कहानी लिखी थी मैंने, और वो शाहजहांपुर में एक व्यक्ति थे ना, वो जैसे जब बैठो, जब बाल काटते थे तो पूरी दुनिया का हाल बता देते थे। तो मुझे बड़ा ऐसे लोग फैसिनेट करते थे यार, ये सही, बट उनकी भाषा अलग होगी, वो जबरदस्ती वहां पे अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ। तो मैंने बस उस वर्ड से ट्रू रहने की कोशिश की। अब हो सकता है चूंकि उस समय जब हिंदी साहित्य पैरेलली चल रहा था, जो सब उस समय चल रहा था, उनपे शायद वो चीज नहीं मिल रही थी ऑडियंस को, जो हम लोग दे पाए, हम सारे लोग। अगर आप देखोगे नीलोत्पल की भी भाषा वो बहुत अलग है मेरी भाषा से, है ना। वो एक भदेश पना उसमें एक है, एक आती एक, और जबकि मेरा बहुत अर्बन है वो दुनिया, मतलब है कि जिस ये मतलब ऐसे लोग हैं कि जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कल कोई पैसा कमाएंगे तो और किताबें खरीदेंगे, इस टाइप के माहौल में लोग आते हैं। लेकिन कभी ये कोशिश नहीं रही कि हम भाषा बदलेंगे, क्योंकि कोई भी लेखक इस दुनिया में ना भाषा बना नहीं सकता, बनाते वो लोग हैं। जैसे जब मैं सेल्स की नौकरी कर रहा था, तो बहुत ही हमारे जो दोस्त होते थे, अब वो हमें दिन भर टारगेट मिलते थे, हमें रोज सुबह भेजा जाता था एकेपी। अब एकेपी क्या है, आज का प्लान। रात में फिर हमारी क्लास लगती थी, एकेएस बताना होता था। अब एकेएस क्या है, आज का स्कोर। तो मैंने कोई भाषा थोड़ी ना इन्वेंट की है, किसी सेल्स के बंदे ने इन्वेंट किया है, हम उसको बस रियल दुनिया में, एक किताब की दुनिया में लेके आ रहे हैं। हाँ, पर देव भाई कहीं ना कहीं थोड़ी विडम्बना है कि हिंदी को कूल बनाना पड़ा, उसके लिए एक माने मुहिम सी एक जो करना तो पड़ा, मतलब नई वाली हिंदी भी उसीलिए हम लोगों को करना पड़ा, और उसकी जरूरत इसलिए है ना, अगर आप देखोगे ऐसा नहीं कि हमने पहली बार किया। अगर मैं जब बाद में, जो कि जब और मेरे को इंटरव्यू पढ़ने का बहुत शौक है, तो पुराने जितने भी लेखकों के इंटरव्यू है जब मैं पढ़ता हूँ, तो अगर आप देखेंगे 54 में 1956-54 में प्रेमचंद जी का एक हैंगओवर था हिंदी के लेखकों पे। उस समय फिर 2-3 लेखक आए, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश, इनकी जो तिकड़ी थी, इन लोगों ने जो किया, इन लोगों ने उसको नई कहानी आंदोलन दिया, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हर जनरेशन में लोगों ने किया है, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि प्रेमचंद उससे गड़बड़ हो जाते हैं। बात यह है कि 1956 में जो चीज रेलेवेंट थी वो उसकी बात कर रहे थे। हम जब 2025 में लिख रहे हैं, तो वो 2025 का लगे ना अभी सब नष्ट हो जाए और मंगल ग्रह से कोई आए खोले, तो ये नहीं लगना चाहिए अरे यार 1930 में भी प्रेमचंद ऐसा लिख रहे थे, 2025 में दिव्य प्रकाश भी वैसा लिख रहे, वो बात गलत हो जाएगी। तो वो कूल बनाना पड़ा, क्योंकि हम लोग, उसकी एक और वजह थी ना, क्योंकि हम जो शैलेश हमारे पब्लिशर भी, और हम जो लोग थे 2-4, हम लोग चाहते थे कि हम इसको फुल टाइम प्रोफेशन की तरह ले पाए। जैसे हम लोग हिंदी में जो सबसे घटिया मजाक चलता है और बहुत दिन तक चलता रहा भी और अभी भी है, कि लिखते हैं लेकिन करते क्या है, उसको अगर ब्रेक करना है, अगर इस देश में 15 लोगों के लिए भी, तो उसके लिए और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ताकि हम इस मजाक को उड़ा दें कि हाँ लिखते हैं, बस लिखते ही हैं, यही करते हैं। अच्छा, तो अगर मैं सम अप करूं दिव्य भाई, साउथ दिल्ली में एक बच्चा मॉल में जो है खड़ा, और वो जो हिंदी बोल रहा है, या जो एक नोएडा कॉल सेंटर में एक बच्चा हिंदी बोल रहा है, एज अगेंस्ट एक खुंचा लगाता है जो सब्जी का यहाँ कैसरबाग मंडी में, दोनों की हिंदी अलग है। अच्छा, हमारा देश भी ऐसा है कि हर कुछ किलोमीटर पे भाषा और लहजा बदलता है, तो इसी को पन्ने पे उतारने को तो नई हिंदी कहा जाएगा मेरे ख्याल से। नहीं, नई वाली हिंदी ना केवल ये नहीं है, एक्चुअली नई वाली हिंदी असल में अगर आप देखेंगे तो आप देखिए 2013-14 से पहले, है ना, आप जब किताब लेने जाते थे
जैसे आप किताब की दुकान पे जाएंगे, वहीं पे किताब उपलब्ध थी। आप किताब जब लेने जाते थे तो पूछते थे किसी से जो जिसको आपको लगता है कि ये पढ़ता है, तो आपको 4 लेखक के नाम वो बता देता था, वहां ढूंढते थे, आप ले आते थे, है ना। उसके अलावा अगर आप मैं पूछूं उन 4 2014 या 13 में जिनको लोग पढ़ रहे थे, जो किताब की दुकान यहाँ पे लखनऊ में इतनी दुकानें हैं, दिल्ली में जो दुकानें, आप देखेंगे जो पूछेंगे उन राइटर्स का अगर आप नाम नोट करें ना, आज की डेट में पूछे 2014 में आप जो पढ़ रहे थे, वो सारे लोग कम से कम 25 साल पुराने थे, उनकी किताब जो हम पढ़ रहे थे, है ना। अगर मैं पूछूं कि 2013 में जो किताब छपी थी या 2012 में जो छपी थी, वो 2014 में आप खरीद रहे थे, आप नहीं खरीद रहे थे, है ना। तो नई वाली हिंदी किताब को आम पाठक तक ले जाने की कोशिश भी थी, क्योंकि ऐसे हिंदी के बहुत सारे पब्लिशर हुए जिन्होंने किताब को लाइब्रेरी में बेचा, उनको वहां पे डंप कर दिया, है ना। उनको पड़ी नहीं थी कि पाठक की जरूरत पड़े, इसलिए आप देखेंगे जो हम लोग शुरू में जब किताब लाए तो उसको क्लोजेस्ट रखा गया कि 100 रुपए के कितने पास में रख सकते हैं, 125 रुपए के कितने पास में रह सकते हैं। इधर तो यूक्रेन वॉर के बाद पेपर बहुत महंगा हो गया, इसलिए किताबों के दाम सबको बढ़ाने पड़े। अदरवाइज आप देखिए उससे पहले किताबों के दाम तब भी 150 में मिल जाती थी, अब हम लोग को 199 299 हिसाब से करना पड़ गया, क्योंकि पेपर ही महंगा हो गया। तो नई वाली हिंदी ना केवल भाषा के लेवल की बात नहीं थी, चेंज की बात नहीं थी, वो इस अप्रोच के चेंज की भी बात थी कि हम पाठक तक जाएंगे, हम पाठक को वो कहानियां देंगे जो उसके लिए रेलेवेंट है। अल्टीमेटली हर जनरेशन में लोग वही कहानियां पढ़ते हैं या पढ़ना चाहते हैं जो उनके जीवन का रिफ्लेक्शन है ना। इसीलिए कई जैसे एक किताब मुसाफिर कैफे मैंने जो लिखी थी, उसमें जो एक मेन जो प्रोटैगनिस्ट है वो लॉयर है, वो शादी नहीं करना चाहती। अगर आप देखेंगे 2016, 17 और 2025 तक भी हमारे समाज में जब लड़कियां एम्पावर हुई, जब उन्होंने नौकरी करना बहुत पहले से कर रही हैं, बट एकदम से अब एक पूरी की पूरी खेप निकल रही है ना 2000 के बाद से, जब प्राइवेट कॉलेजेस आए, बहुत तेजी से आए, तो आप देखेंगे उन्होंने पहला डिसीजन ये लिया कि हम शादी थोड़ा देर में करेंगे, अपने हिसाब से। जो एम्पावरमेंट हो रहा था और वो कहानी उसको रिफ्लेक्ट करती थी, एक लड़की को कह रही मैं नहीं करूंगी शादी, है ना। तो वो आप समाज के सच को कह रहे हैं, तो वो भी था, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं लिखा जा रहा था, लेकिन क्या उस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे या उसके अप्रोच में बदलाव था। जैसे आप देखिए आज की डेट में आप मेरी किताब अभी ऑर्डर करिए, हम जब बैठे हैं और अभी से 5 घंटे में आपको यहाँ पे गोमती नगर में डिलीवर हो जाएगी। हाँ जी। तो ये अब तो सारे पब्लिशर कर रहे हैं, लेकिन उस समय जो फ्रंट रनर थे, कई सारी वेबसाइट आई, उस पे किताब प्री बुकिंग पे हम डाल सकते हैं। आप देखिए एक बहुत बड़ी चीज जो बाद में मिट गई इस दुनिया से, 2013 में 2013 दिसंबर और 2014 जनवरी, उस दौरान किताबें प्री बुक नहीं होती थी। वो हिंदी बुक ने सबसे पहले किताब प्री बुक किया। प्री बुक का क्या कॉन्सेप्ट है कि किताब अभी आई नहीं है, लेकिन आप बेचने रहे हैं आप किताब ऑनलाइन, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और तब हम लोगों ने किशोर चौधरी जी की किताब चौराहे पे सीढ़ियां प्री बुक की थी, मुझे याद 147 कॉपी हुई थी, उसके 2 महीने बाद मेरी आनी थी, तब 297 हुई थी, और अब जैसे एक दिन में उतनी बिक जाती है किताबें यहाँ, लेकिन उसके लिए हमें 10 मेल करने पड़े कि अरे हम प्री बुक करिए आप जी। तो वो ये बहुत छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ी गई, और केवल अपने लिए नहीं लड़ी गई, बहुत सारे आने वाली जनरेशन के लिए भी लड़ी गई, ताकि कोई एक रैंडम व्यक्ति बलिया में बैठा, एक लड़का या लड़की, ये सोच पाए और घर में लड़ पाए कि अरे वो नीलोत्पल है ना, वो तो करते हैं कविता सुना के और किताब लिख के हैं, तो हम कर सकते हैं। तो वो ऐसे 10 लोग हों, और ऐसा नहीं, अभी भी और लोग चाहिए। जैसे अब मुझे और चिंता ये होने लगी है कि जितने और राइटर्स चाहिए उसमें जो अपनी अपनी दुनिया से आ रहे हैं, वो और ज्यादा चाहिए जितने 2013 में चाहिए था या 16 में चाहिए। अच्छा, अभी वो नौबत आपको दूर लगती है जब मैं एक बड़े से किताब के शोरूम सच अगर मैं कहूँ उसमें जाऊं तो मुझे हिंदी की किताबें आगे दिखें बनस्पत इसके कि जो अब पीछे की ओर रखी रहती हैं वो। लेकिन क्या है ना, जैसे उन लोगों का जो मॉडल अगर आप देखेंगे ना, जिन शहरों में या जो भी चेन है उस तरीके की, वहां पे ना किताबें रहने लगी हैं। जैसे अगर आप देखें कि आप किसी भी जो बड़े चेन है किताबों के, वहां हर जगह किताब दिख जाएगी, लेकिन ये केवल लेखक के बदलने से नहीं बदलेगा। एज अ रीडर हमें जाके भी ना बार बार पूछना पड़ेगा जी। तो कई बार जब जाके आप पूछते हो, जैसे अभी बहुत सारे लोग, पहले एक समय बनारस में केवल लंका में एक यूनिवर्सल था, वो अंकल वो देते थे हिंदी किताबें। अब आज की डेट में अगर आप अभी निकलिए, अभी मैं जाऊंगा 2 दिन बाद बनारस, तो वहां पे जब निकलते हैं ना लंका पे, तो कई सारे जो कोर्स की किताबें बेच रहे हैं लोग, वो भी बेचते हैं किताबें हम लोग, क्योंकि उनको एकदम से ना स्टूडेंट ने पूछा, रहे किताब मिलती है तो यहाँ ये वाली क्यों नहीं मिल रही। कि पिछली बार तो मैं गया था बनारस में दुकान पे, तो मैंने अपनी किताब देखी, वो लेते थे, मैंने कहा लाओ साइन कर देता हूँ। तो जब मैंने 2-4 कर दिए, जितनी देर में उसको समझ में आता, उसको तो वो तो जान नहीं रहा है मेरे को कि कौन है, कह रहा आपने किताब खराब कर दी ना, या कोई लेगा नहीं। तो मैंने बताया उनको कि भाई ये किताब इस वजह से अब मैं डाल दूंगा तो अब जल्दी लेंगे लोग। फिर वो मेरे को दिल्ली बुक फेयर में मिले, तो उन्होंने बोला कि इस बार आप आके मैं रख के रहूंगा, आप जल्दी कर दीजिएगा थोड़ी। तो अब ये
एज अ राइटर भी ना ये एक्स्ट्रा एफर्ट है कि मैं उस बीट पे, जैसे मेरे अंदर का सेल्समैन जाग जाता है ना कभी कभी, जिसने सेल्स किया टेलीकॉम में, तो जाता है कि जो टच पॉइंट है अल्टीमेटली आपका सबसे बड़ा एडवोकेट कौन है, जो आखिरी पॉइंट पे किताब बेच रहा है, आपका पब्लिशर नहीं है, आपके दोस्त नहीं है, क्योंकि दोस्त आपके 2 बार डालेंगे सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे जो किताब आती है, जो लोग बधाई लिखते हैं ना, वो लोग नहीं लेते हैं किताब, है ना, वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको गिफ्ट देंगे। लेकिन जो आखिरी आदमी है वहां पे, जो किताब की दुकान पे, जहाँ पे कोई रैंडम एक आया है, लड़का या लड़की, और बोलता है ये ले जाइए, ये किताब ये बहुत सही है, आजकल लोग पढ़ रहे हैं, वो है वहां। तो अगर वो भी आपको जानता है, मेरे मोबाइल में कम से कम 15 सेलर जो है इस देश में, चाहे वो जयपुर वाले हो, सब मैं सीधे बात करता हूँ उनसे, क्योंकि मुझे लगता है ना, क्योंकि आपका प्रोडक्ट वो बेच रहा है, बिल्कुल, तो उसको पता होना चाहिए। उसमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने पढ़ भी ली है, लेकिन जिन्होंने नहीं भी पढ़ी है बोलते हैं हाँ वो भाई आजकल ये सही चल रहा है। तो जैसे मैं एज ए रैंडम भी प्रैक्टिस करता हूँ कि अगर मैं जाऊँ तो मैं पूछता हूँ कौन सी किताब आजकल ज्यादा चल रही है, तो वहां तो उस लेवल पे जो नई वाली हिंदी का पूरा मूवमेंट है ना, वो उस लेवल पे है, और अभी तो शुरू हुआ है खेल, अभी तो बहुत लंबी लड़ाई बाकी है। अच्छा, छोटा सा डिटोर लूंगा जी देव भाई, आपके नजरिए से अगर पूछा जाए, आपको क्या लगता है साहित्यकार के लिए आलोचना कितनी आवश्यक है? ये मेरे को लगता है कि जैसे साहित्यकार के लिए आलोचना के बियॉन्ड में एक चीज बोलता हूँ कि आप जैसे आपने जैसा लिखा है किताब, जो भी आपने बनाई है, उसमें क्या कमियां हैं, आपके रीडर से पहले आपको पता होनी चाहिए, आपके आलोचक से पहले आपको पता होनी चाहिए। जैसे आलोचना तो जैसे क्या होता है, हम लोग जिस समाज में है, अगर आप देखेंगे, आप फिल्म देख लीजिए, कोई हर हफ्ते आती है, मैंने कितनी बार ऐसा देखा है कि लोग गए, वो डालेंगे इंटरवल तक देख लिए, यहाँ तक ठीक है है ना। हम लोग हमारी किताबें बहुत सारे लोग जो ऐसे पढ़ते हैं, वो बताएंगे अरे भैया 30 पेज तक तो मजा आ गया, वो 34वें पेज पे ये क्यों कर दिया आपने, है ना। अब वो रिएक्शन टाइम बहुत जल्दी है ना। लेकिन उसी बीच में कई सारे ऐसे लोग कि आपको लेटर मिलते हैं या बातें मिलती हैं जो सही में आपसे मिस हो गई, कोई बात, एक टेक्निकल एरर हो गई, कई बार आप करते हो मिस हो जाता है, कुछ हो जाती है। अब मुझे अभी भी लगता है कि जैसे ना जो आलोचना जिस सिंसियरिटी के साथ की जानी चाहिए वो नहीं होती। अब लोग ट्रोल करते हैं, है ना, वो एक्सट्रीम फॉर्म में, या तो आप दुनिया के सबसे अच्छे, जैसे मेरे कुछ स्कूल के और कॉलेज के दोस्त हैं, उन्होंने बोला प्रेमचंद के बाद तुम ही हो। मैं उनका रेफरेंस पॉइंट क्या है, वो भी गलत नहीं बोल रहे बेचारे लेकिन मैं अगर प्रेमचंद मानने लगूं अपने आप को, वो गलत हो जाएगा। उनका रेफरेंस पॉइंट क्या है, उन्होंने स्कूल में प्रेमचंद की कहानी पढ़ी, उसके बाद सीधे चूंकि मेरे प्रेशर में, क्योंकि ऐसे दोस्त की किताब आई तो आप पढ़ते हो और आपको ठीक भी लगती है, तो उसको लगता है जैसे स्कूल में मजा आया था वैसे अब आया, तो प्रेमचंद के बाद तुम ही हो, है ना। वो उसका रेफरेंस पॉइंट सही नहीं है ना। लेकिन अगर मैं इस बात को सीरियसली लेने लगूंगा तब तो फिर मैं आगे लिख ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं तो प्रेमचंद हो गया ना हिंदी का। लेकिन एट द सेम टाइम जो आलोचना हम लोगों को मिलनी चाहिए थी, इनफैक्ट हम सारे लोगों को, जो नए लोग थे, उस तो 2 वजह, क्योंकि अभी हम लोग पैदा हुए हैं, अभी हम लोग को 10 साल हुआ है, 12 साल हुआ है पैदा हुए इस दुनिया में, है ना। और तो हमारा कंपैरिजन किसी से भी जिसने लाइफ टाइम कर लिया क्या मुझसे गलत हो जाएगा। दूसरे, मुझे लगता है हम लोगों को सही से बिना पढ़े बहुत आलोचना की गई हमारी, है ना, कि अरे तो सतही है। जैसे एक बहुत ही एक बायस है इस दुनिया में, कम से कम लिटरेचर वाली, कि जो ज्यादा बिक रहा है वो गलत है, वो कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। जबकि हम जिस जमाने में ना, आप जबरदस्ती किसी से एक रिट्वीट नहीं करा सकते, एग्जैक्टली, है ना। किसी से किताब पढ़वाना, 5 घंटे वो दिमाग लगाए, 5 घंटे लोग सीरीज नहीं देख पा रहे हैं रील देखने के चक्कर में, उससे 5 घंटे आपने किताब पढ़वा ली है, वो बहुत अपने आप में एक काम है। तो आलोचना सही चीज पे हो तो बढ़िया है। मेरे को लगता है जरूरी बहुत इसलिए भी है ताकि आप भी सुधार पाए अपने आप को, है ना। एज अ राइटर हम लोग अभी फाइनल थोड़ी ना है। जैसे मैंने तो दुनिया में जो 100, 150, 400 अच्छी किताबें पढ़ी है ना, तो मुझे खूब अच्छे से पता है कि मैं कैसा लिखता हूँ। इसके लिए मुझे बाहर से जानने की जरूरत नहीं है। हमारी अपने आप से भी एक लड़ाई चल रही है कि हमें जो हम कर रहे हैं उसमें और बेहतर कैसे हो, पिछली बार से बेहतर कैसे हो, धीरे धीरे। अच्छा देव, क्योंकि अब आलोचना की बात हो रही है, क्योंकि असल जिंदगी में, बोलचाल में अंग्रेजी आ गई है, बोलते हैं लोग, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका शायद हिंदी इक्विवेलेंट है ही नहीं, तो हम लोग बोलते हैं, ट्रेन को ट्रेन ही बोलते हैं, तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। वैसे ही असल जिंदगी में गाली भी है, ठीक है। अब एक तबका ऐसा है जो हिंदी साहित्य में अंग्रेजी के उपयोग की तो आलोचना करता है, पर गाली की आलोचना नहीं करता है। तो दोनों ही जिंदगी का हिस्सा हैं। तो अब इसे क्या माना जाए, हिपोक्रेसी माना जाए, या ये माना जाए कि नहीं भाई घर के बड़े बूढ़े हैं, नई चीज नहीं समझ में आ रही है?
नहीं देखिए आप वो पीयूष मिश्रा की जी की किसकी लाइन थी ना कि भाई आप हर किसी को तो खुश नहीं रख सकते, हम लोग तो भगवान से भी खुश नहीं है। तो वो देखिए जैसे चाहे वो गाली हो चाहे वो अंग्रेजी हो, जो लिटरेचर है ना वो कहीं ना कहीं है रिफ्लेक्शन ही, बट एक लेवल पे रिफ्लेक्शन है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी मानता हूँ, एक यही मैं लखनऊ में बैठ के हम बातचीत कर रहे हैं, मजाज साहब की एक लाइन थी कि जमाने से आगे तो बढ़िए मजाज, जमाने को आगे बढ़ाना भी है। मुझे लगता है ना लिटरेचर का काम केवल आईना दिखाने का नहीं है, वो आने वाले कल में क्या शक्ल बनेगी वो भी दिखाने का है। तो जो आईना दिखाने वाले लेवल तक है, मुझे जैसे राही मासूम रजा का मैं इतना बड़ा फैन भी हूँ, सब कुछ है, उन्होंने लिखी एक किताब में आधा गांव में थी गालियां, और बाद में फिर उन्होंने किताब, मैं उसका नाम भूल जाता हूँ, दिल एक सादा कागज के प्रीफेस में किसी में लिखा है कि उस किताब में एक भी गाली, उन्होंने लिखा है खुद की, वो मैं किताब का नाम हो सकता है गलत ले रहा हूँ, या तो कटरा बी आरज़ू होगी या दिल एक सादा कागज होगी, जिस पूरी किताब में उन्होंने पहले प्रीफेस में लिखा कि इस किताब में एक भी गाली नहीं है और ये इसीलिए पूरी की पूरी किताब अपने आप में गाली है ना। तो क्योंकि जो समाज में उससे आप कैसे कटेंगे, बात यह है कि आप किस इंटेंशन से वो यूज कर रहे हैं। जैसे कई बार अब मैं देखता हूँ जैसे सीरीज में भी कुछ एक सीरीज में ऐसा होता है कि जहाँ पे जरूरत नहीं थी, जैसे अगर आप देखेंगे स्टैंड अप कॉमेडी जब शुरू हुआ तो जो अंग्रेजी स्टैंड अप कॉमिक थे वो पंच लाने के लिए गाली हिंदी में देते थे, धीरे धीरे वो नॉर्मलाइज हो गया, कोई गाली देता हंसी नहीं आती है, हो गया वो चीज, वो आपको उसके आगे का तरीका ढूंढना पड़ेगा क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप देखिए कुछ भी कर लें हर कोई तो खुश रहेगा नहीं, चाहे आप अंग्रेजी लिखें चाहे आप, क्योंकि उसको खुश रखने के लिए तो आप लिखते नहीं है ना, आप लिखते हैं अपनी खुशी के कि आपको वो सही लगे, बाकी जिसमें ऑडियंस आपको मिल जाएगी। और इतना बड़ा देश है, दो चार लोग तो नाराज रहेंगे ही ना, आपसे आप कुछ भी कर लें, तो उसका मुझे नहीं लगता है जो नया भी कोई लिखने आना चाहता है इस बात का लोड लेना चाहिए कि हम आपके हिसाब से सही है, उस पर बस ज्यादा दिमाग लगाना चाहिए। आपका कैरेक्टर उस समय वैसा बोल सकता है, वो गाली दे सकता है, तो आप गाली दिलवा दीजिए, कोशिश ये करिए। जैसे मैं इसमें ना एक और दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू जो कि आपने पूछा है, मैंने जोया अख्तर का एक इंटरव्यू देखा था, गली बॉय जो फिल्म है, अगर आप गली बॉय देखें फिल्म, वो एक मुंबई के चौल के दुनिया के लड़कों की कहानी, ठीक है, आप वो फिल्म देखिए, उस चौल के वो लड़के गाली देते होंगे कि नहीं देते होंगे, बिल्कुल देते होंगे, क्या फिल्म में गाली है? नहीं है। तो उन्होंने जोया अख्तर ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोली थी अपने इंटरव्यू में, क्योंकि वो चाहती थी ये फिल्म बच्चे भी देखें, इंस्पायर हो, इसलिए उन्होंने वो नहीं यूज किया, और इतना स्मार्टली उन्होंने गालियां नहीं यूज की, उस फिल्म का मजा कहीं किरकिरा नहीं होता उससे, उस पूरी फिल्म में। सेम स्टाइल में एक और फिल्म में बताता हूँ, संजय चौहान जी अब नहीं रहे इस दुनिया में, जिन्होंने लिखी है पान सिंह तोमर। पान सिंह तोमर एक डकैत के, एक जो स्पोर्ट्स पर्सन जो डकैत बनता है उसकी कहानी है, वो पूरी फिल्म आप दोबारा देखिएगा, उस फिल्म में एक भी गाली नहीं। क्या डकैत गाली नहीं देते होंगे? क्या नहीं करते? लेकिन वो राइटिंग की इतनी स्मार्टनेस है कि आपको वो फील नहीं होता, महसूस नहीं होती। तो और ये भी एक अपने आप में एक नया रेफरेंस पॉइंट है मेरे लिए कि कभी आप ये चाहते हैं कि और बच्चे उस इंक्लूसिव हों, तो कम से कम आप वो पहला व्यक्ति ना बने जो उनको उस दुनिया से परिचय कराए, बिल्कुल है ना, आप उनको उस दुनिया में लेके जाएं। और पान सिंह तोमर बच्चों को देखनी चाहिए, दोनों ही फिल्में बच्चों को देखनी चाहिए, तो वो भी एक तरीका है चीजों को करने का कि विद इन दैट लिमिट आप अपने आप से एक चैलेंज ले रहे हो कि मैं इसको ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यूज नहीं करूंगा, भले वो रियलिटी से कटती है बात, लेकिन कहानी में कोई कमी नहीं आती दोनों में। अच्छा दिव्य भाई, आप कहते हैं कहीं आप कह रहे थे, मैंने सुना कि रिश्तों में, समाज में और लोगों के बीच जो खाली जगह है उस पे लिखने की आपकी एक कोशिश रहती है, इस पे थोड़ा इसे डिटेल में थोड़ा व्याख्या करेंगे इसकी? तो मैं क्या कह दिया किस दिन ये वैसे ही है जैसे होते हैं कुछ लोग ना कि जैसे सुबह जो लिख दिया शाम को खुद नहीं पढ़ पाते कह दिया होगा जोके में, लेकिन जो बात ऐसा घुमा फिरा के कही होगी, मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे गुलजार साहब ने जो भी बहुत सारी ऐसी फिल्में कहानियां ऐसी लिखी कि जहां उन्होंने आदमी और औरत के रिश्ते की एक लेयर को खोला, एक गांठ को खोला और एक कहानी हो गई, है ना। और अगर आप देखेंगे तो आदमी और औरत का जो रिश्ता है वो इस लाइफ टाइम में या हमारे जीते जी या हमारे से 500 साल बाद भी वो कोई पूरा नहीं कर पाएगा उसको लिखना, इतनी लेयरिंग है। और अब जैसे समाज बदल रहा है वो लेयरिंग और बदलती जा रही है ना। मैंने पता नहीं कहीं पढ़ा था कि जैसे सबसे पॉलिटिकल जगह जो होती है वो बेडरूम का बेड होता है ना, कि जहाँ पे एक आदमी और औरत है इस तरीके का, उसमें एक अपने गेम है, अपनी एक पावर पॉलिटिक्स भी है, सब कुछ है। तो जो खाली जगह है या जो नहीं कहा जा सकता है, मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है। इनफैक्ट इसीलिए किताबों में भी मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो चीज
आप ना दूसरे फॉर्म में, जैसे ही मान लीजिए कि एक पहले सीन में कोई हीरो हीरोइन मिलते हैं और वहां पे एक ऐसी एक आती है लाइन कि साथ रोना साथ हंसने से बड़ी चीज है, किसी किताब में लाइन। अगर मैं इसको बोलूँ ना, एक तो या तो मैं बोल के बता दूं तब तो फिर भी मैं कन्वे कर पाऊंगा। अगर आप इसको, मैं बोलूं किसी को इसको जरा शूट कर लो, तो आपको वो शूट करने में धुएं छूट जाएंगे, है ना। तो मैं कोशिश अब ये करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा चूंकि अब ऐसी चीजें लिख पाए जो और मन के अंदर जा पाए, क्योंकि आप देखिए ना, किताब इकलौता ऐसा मीडियम है इस दुनिया में, जब आदमी पढ़ रहा होता है ना, तो वो खिड़की जो बाहर होती है उसके आसपास, वो रुकता है वहां पे। हम सीरीज देखते हुए रुकते नहीं है, पॉज नहीं कर, हम जाते हैं तो पानी वानी पीने जाते हैं। किताब देखते हुए आदमी सबसे ज्यादा बार रुकता है और सोचता है अपनी जिंदगी के बारे में। वो खिड़की बाहर दिखती है लेकिन होती भीतर है, और फिर अपने बारे में सोचता है, तो सोचता है यार मेरी लाइफ में ऐसा ये वो। तो वो बहुत ही इंटीमेट बहुत ही, इसीलिए ना अगर आप देखेंगे ना, तो हमारा किताब जो लोग भी पढ़ते हैं ना, उनका अपने आप से रिश्ता बहुत बेहतर होता है ना। वो एक्सटर्नल नहीं है ना, तो आप अपने अंदर, किताब लग रहा है कि वो किताब है ना, है वो शीशा कि जो आपको झांकने का मौका, आप उस कैरेक्टर के थ्रू अपने अंदर झांक रहे हो, आपको अपनी कमियां दिख रही हैं, आपको अंदर वो दिख रहा है। तो मुझे वो बहुत बड़ा स्पेस अभी भी लगता है कि कोई भी दो रिश्ते, इनफैक्ट अभी भी जैसे मैं तो चूंकि बहुत फैमिली वाले उस पर भी लिखी किताबें कुछ एक, लेकिन अभी मुझे लगता था ना कि जैसे एक बाप और बेटे की कहानी, अच्छी कहानी, कि हम बाप और बेटा, हमारे तो खास करके नॉर्थ इंडिया में हम तो होली पे भी गले लगा लें अपने पिताजी को, तो बहुत बड़ी बात है ना। जबकि कितना छोटी सी एक इवेंट, हम हर दोस्त से मिलते हैं, गले लगाते हैं, हर तीसरे व्यक्ति जिससे हम नहीं भी मिलना चाहते उसको भी गले लगा के मिलते हैं, वैसा। लेकिन उस रिश्ते पे भी हम नहीं कर पाते। तो ऐसी बहुत सारी खाली जगह दुनिया में घूम रही है जिसके हमें कहनी चाहिए कहानी, यही मतलब रहा होगा, पता नहीं कहाँ से आपने निकाल लिया। अच्छा दिव्य भाई, किसी और की भी बात आप निकाल लाते तो भी मैं यही बता देता। लेकिन फिर भी दिव्य भाई, आपका जो स्टोरी टेलिंग किस्सा कोई करते हैं तो बड़ा खूबसूरत रिदम होता है उसका एक। अगेन मैं दोबारा रिपीट करूंगा, आपने कहीं कहा कि स्टोरी टेलिंग इज नॉट अबाउट वर्ड्स, इट्स अबाउट पॉजेस। नहीं, जो पॉजेस का खेल है ना, क्योंकि मेरी बहुत सारी ट्रेनिंग जो सुनने की, मैं एक टाइम पे रजनीश का मैंने ठीक ठाक सुना था, ओशो का पढ़ा भी बहुत था, सुना भी बहुत था। और रजनीश का जब आप सुनते हैं, बहुत लंबे पॉज लेते थे। हाँ, तो लंबे लेकिन आप जब ले लेते हैं तो आपकी सांस अटकी रहती है, आप क्या बोल जाएंगे। या सेम ना, अटल बिहारी वाजपेयी के अगर स्पीचेस आप पुराने सुनिए, तो उसमें भी वो पॉजेस है, जबकि वो कहाँ पे बोल रहे हैं, वो सामने उन लोगों में बोल रहे हैं जो आधे दिन चल के आया भूखा है ना, उसमें भी वो पॉज ले ले रहे हैं, है ना। और आदमी अटका, वो पीठ सीधी उसकी कि आप क्या बोल देंगे। और अगर आप, मतलब जो मुझे ना, जैसे इसीलिए मैं ना कवि सम्मेलन में मेरे को बड़ी दिक्कत होती है देखने में, क्योंकि वहां पे जब पहले कोई आता है, और सबके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ ऑब्वियसली, कि जब कोई कवि आएगा तो वो बोलेगा कि पहले आप ताली बजा दीजिए तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। और मेरे को इतना, मतलब ये बहुत अश्लील लगती है बात असल में ये होनी चाहिए कि जब आप बोल रहे हैं तो सामने वाला ताली बजाना भी भूल जाए, उसको याद ही नहीं रहे कि अरे भाई खड़े भी होना था, ताली भी बजानी थी। मतलब मैं अपना रेफरेंस पॉइंट वैसे देखता हूँ कि वो भूल ही जाए कि ऐसा हो। जैसे आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे जो कॉमेडी में भी, कहानियों में भी, कि लोग बड़ा क्राउड वर्क करते हैं, है ना, कि अरे कहाँ से हो, क्या, मतलब फिर वो उसके बारे में कुछ बोल दिया, ये बोल दिया, फिर कुछ बेइज्जती कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। मेरे को ना एक मेरी वर्कशॉप में आई थी हर्षा करके, एक राइटर आई थी जो राइटिंग वर्कशॉप में, उसने एक बड़ी सही मेरे को एक चीज बताई। उसने बोला कि जैसे मैं देखती हूँ कि जावेद साहब जब बोलने आते हैं वो तो क्राउड वर्क नहीं करते हैं, गुलजार साहब जब बोलने आते हैं वो तो क्राउड वर्क नहीं करते, लेकिन क्या आप कम अटेंशन देते हो। वो जितने सधे हुए तरीके से बोलते हैं उसी में बड़े प्यार से, और उनका कोई लाउड भी तरीका नहीं है गुलजार साहब का, तो बहुत प्यार से वो कनेक्ट कर जाते हैं आखिरी व्यक्ति तक, चाहे 40,000 लोग बैठे हो। तो वो भी एक तरीका है कहने का, क्योंकि उनके शब्दों में वो सब जो चीज है, और आप देखिए तो बहुत, जब मैं तो फिर भी अभी तेज बोल रहा हूँ, वो देखिए ना, आपको वो साथ में लेके जा रहे हैं और मौका दे रहे हैं क्या आप आ जाओ साथ में। वो हाथ पॉज देना एक्चुअली, अगर मैं आज पहली बार सोच भी रहा हूँ, पॉज देना असल में जो सुनने वाला है आपका, उसका हाथ पकड़ने जैसा है। आ जाओ, तो मैं लेके चल रहा हूँ एक दूसरी दुनिया में। तो वो है, और किताब में करने की कोशिश इसलिए भी रहती है क्योंकि किताब में वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि किताब में कई सारी बातें आप ऐसी लिख सकते हो जो आप बोल भी नहीं सकते। बिल्कुल। जैसे अगर मैं बात करते हुए साथ रोना साथ हंसने से बड़ी चीज है, तो थोड़ा फिर भी एक लगेगा, एक फासला है, लेकिन वहां पे लिखूंगा तो आपको आप अपनी लाइफ में चले जाओगे,
जब आप कभी रोए होंगे, हम्म। कभी कुछ हुआ होगा, तो वो है इस वजह से शायद। अच्छा, वेस्टर्न पोएट्री में पॉजेस का ज्यादा उपयोग है मुझे लगता है दिव्य भाई। मुझे लग रहा है अब इधर कंटेम्प्रेरी कुछ पोएट्स आ रहे हैं तो मुझे लगता है वो पॉजेस पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, पर पुराने अगर आप उठाइए कवि तो उतना पॉज पे ध्यान था नहीं पहले। नहीं, आई एम श्योर होता होगा, जैसे हाँ। हम लोग की ये लिमिटेड वो हो सकती है उसमें, हम्म। लेकिन जो कि क्या था ना, हम बहुत रिदम में जो चीजें होती थी ना पहले, जो कि बहुत और हम लोग का जो पोइट्री से परिचय है ना, अगर आप देखेंगे तो वो सब कवि सम्मेलन वाली पोइट्री से हुआ ना। हमने पोइट्री जो पढ़ी, जैसे धूमिल को आप पढ़िए, तो उसमें एक रिदम भी और एक पॉज भी है ना, वो जो, क्योंकि हम लोग चूंकि पोइट्री पढ़ने की हमारी परंपरा वैसी नहीं रही है ना। हम कल मैं नरेश सक्सेना जी के साथ बैठा था, उन्होंने बड़ी सही चीज एक बोली कि विनोद कुमार शुक्ल जो है वो हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया के कवि हैं, लेखक हैं, है ना। हर आदमी के हमने रेफरेंस में ना, वो अब जैसे मधुशाला है तो हरिवंश राय बच्चन, उन्होंने कितनी और पोएम लिखी, लेकिन हम उनको रिड्यूस कर देते हैं उन 2 पोएम 3 पोएम पे उसमें, और आप उसमें और डूबेंगे तो और कई सारी चीजें मिलती चली जाएंगी। एग्जैक्टली। तो वेस्टर्न पोइट्री चूंकि वहां पे रिदम उन्होंने पहली ब्रेक कर दी, मुझे लगता है लगभग उसके बाद यहाँ पे उसका इफेक्ट आया, और वो लोग ना थोड़ा और अपफ्रंट थे। जैसे बुकोस्की का जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है भाई ये आदमी कैसे बोल सकता है ना। अब मैं पुराने जमाने के बहुत सारे ऐसे लोगों को, जैसे मैं रजनीश का ही देखता हूँ कई बार, मुझे लगता है यार अब अभी 2025 में बात बोल सकते थे नहीं, है ना। तो मुश्किल होती शायद, या उसको नए तरीके से वो बोल रहे होते। तो नहीं भाई, नहीं बोल पाते आप। नहीं पता नहीं। हालांकि मुझे ये भी लगता है कि ऐसा बोल उनका तरीका जरूर अलग होता, लेकिन अगर आप देखो तो वो पुरानी चीजें ही अभी, जैसे कई बार क्या होता है नई टेक्नोलॉजी आती है, बट मैं देखता हूँ अगेन फिर से रजनीश कि कितने सारे लोग उसको रॉक में लगा के, म्यूजिक में लगा के, वो फिर से वो वही बातें वो रेलेवेंट और होती जा रही है, और होती जा रही है। और मैंने तो 2 साल पढ़ाई छोड़ कर रजनीश को पढ़ा है ना, 12th के बाद मैंने 2 साल कुछ नहीं किया, केवल रजनीश पढ़ा है। तो मेरी तो ट्रेनिंग बहुत अलग किस्म की हुई है। मैं कोई पूछता है मेरे से कैसे राइटर बनते हैं, मैं कैसे बताऊं कि आप 2 साल की छुट्टी लो पहले। रजनीश पढ़ना पड़ेगा फिर। अच्छा दिव्य भाई, 2013 में टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई आई, कट टू टुडे, आई थिंक हिंदी साहित्य के सबसे बड़े सितारों में से आप हैं। आज जब पीछे मुड़ के आप देखते हो तो क्या फर्क महसूस होता है? अभी तो यात्रा भी शुरू हुई है, मैं तो वही बोल रहा था अभी आपको ना कि, लेकिन मुझे एक चीज लगती है जो 2013 में भी बिल्कुल मुझे ऐसे ही साफ दिखती थी कि ना, जैसे लोग पढ़ेंगे किताबें, अगर हम उनको उस तरीके की चीजें देंगे, अगर हम उनको उनका सच सही से बताएंगे तो लोग पढ़ेंगे। और अब बहुत बड़ा देश है, आपको ना अगर आप देखो तो, एक मैं मजाक में बोलता हूँ अपने दोस्तों को कि अगर इस देश में ना, हमारा इतना बड़ा देश है, अगर आप एक चाय अच्छी बेच लेते हैं ना तो भी आप करोड़पति हो सकते हैं, है ना। आप एक चीज अच्छे से पकड़ के कर डालिए कोई भी। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था, तब भी 2013 में भी मैं इस उम्मीद में तब भी लिखता था, जैसे बहुत सारे लोगों को, जैसे मैं मिलता हूँ तो बोलते हैं हम पार्ट टाइम लिखते हैं। मैं जब 2013 में पहली किताब आई थी और 2020 तक मैंने नौकरी की, मैं कभी भी पार्ट टाइम राइटर नहीं था। मैं अपने दिमाग में, भले मुझे उससे पैसा उतना आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं हमेशा सोचता था मैं 2 नौकरियां कर रहा हूँ। एक मैं नौकरी जो मेरी चल रही है जिससे मुझे पैसा आता है, और ये दूसरी नौकरी वो है जिसमें पैसा जमा हो रहा है, ये बाद में आएगा। तो मेरा अप्रोच हमेशा से वो फुल टाइम ही था। और ये सब कि जैसे हर फेज में कई सारे लोग आएंगे, हमसे पहले आए थे, हमसे बाद में आएंगे। इम्पोर्टेंट जो मुझे अब चैलेंज लगता है कि 10 साल चूंकि अब हो गया, 12 साल हो गए, और धीरे धीरे कुछ एक किताबें अब 10 साल से बिक रही हैं, और जितनी तब बिक रही थी, जैसे मुसाफिर कैफे जितनी 2016-17 में बिक रही थी, उससे ज्यादा ही अब बिकती है। तो और वैसे तो हम मार्केटिंग भी नहीं कर रहे। मुझे ये लगता है जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि 2035 में रिलेवेंट बने रहने के लिए मुझे आज क्या परिवर्तन करना पड़ेगा। मैं एक्चुअली ना इसको अभी देख रहा हूँ लंबे स्पैन में। मैं देख रहा हूँ कि मैं तो लाइफ टाइम में बहुत सारी किताबें जब लिखूंगा, कुछ चलेंगी, कुछ नहीं चलेंगी। जैसे एक मेरी किताब है आको बाको, जो मेरी कंपैरेटिवली बाकी किताबों में सबसे कम बिकती है, लेकिन उसमें 1-2 कहानियां मुझे इतनी प्यारी हैं कि उसके बदले में मैं सब कुछ ट्रेड कर सकता हूँ बाकी किताबें। लेकिन अब वो उससे फर्क नहीं पड़ता ना कि वो चलती है कि नहीं चलती है। वो इसमें पहला पन्ना करके एक कहानी है, वो जब मैंने लिखी तो मुझे लगा मैं यही लिखने के लिए तो इतने दिन से मेहनत कर रहा था, भले वो किताब ना चले, उससे फर्क नहीं है। तो अभी तो यात्रा शुरू हुई है, अभी तो एक खेल शुरू हुआ है हम लोगों के लिए। अभी अल्टीमेटली हमें
मेरे को बूढ़ा होना है रस्किन बॉन्ड की तरीके से कि मैं आऊं गली में लोग दिखाते हुए जाएंगे यहीं यहीं तो यहीं निकले तो यहीं रहते हैं, यहीं आते हैं संडे को चाय पीते हैं, यहाँ पे टाइम पास करते हैं। नहीं भाई, मुझे लगता है उतने दिन जिए पहले तो। नहीं, मुझे लगता है कि वो मुकाम आपने पा लिया है कि अब लोग आपको दिखाते होंगे कि नहीं यार। देव भाई जा रहे हैं। अच्छा, मुकाम की बात हुई तो आपको कब लगा देव भाई कि यार ठीक है यार, अब हो गया मामला, अब जो है नौकरी की जरूरत नहीं है, अब यही करना है? नौकरी एक्चुअली ना, मैं 11 मई 2009 को मेरा नौकरी का पहला दिन था, और 11 मई 2009 को शाम को 6 बजे मुझे पता चल गया था कि मैं नौकरी नहीं करूंगा। लेकिन हुआ क्या ना कि जब आप कर रहे थे ये सब सिलसिले जब चल रहे थे, तो एक बार ऐसे ना, मैं परितोष एक एक्टर है, परितोष त्रिपाठी, हम सारे लोग पृथ्वी कैफे में बैठे थे, और वहां पे ना बिल आया, तो मैं चूंकि बड़ा था इन लोगों, तो मैंने बिल दिया, कार्ड से पेमेंट किया। वो एक लड़का आया वहां पे जो सर्विस दे रहे थे, अर्जुन नाम था उनका, तो उसने जब वो बिल में आपका नाम भी आता है, तो उसने बड़ा कैजुअली मेरे से कहा आप ही के नाम के एक राइटर भी हैं। तो और ये लगभग उसी समय की बात है जब नौकरी तो मुझे ये लगा, मुझे अच्छी चीज क्या लगी कि वो शक्ल से मुझे नहीं पहचानता है ना, और मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि एक किसी दूसरे शहर से कोई व्यक्ति आया है यहाँ पे, और वो आपके नाम से आपको पहचान रहा है, आपके शब्द से पहचान। उसने बताया मसाला चाय और ये वो, तो मुझे तब लगा कि मेरे को ना, अगर मैं नौकरी करता रह जाऊंगा तो मैं इस व्यक्ति के साथ, जो उस लड़के की नजर में पहचान है, उसके साथ गलत हो जाएगा। तो मुझे वो लगा। और दूसरे क्या था ना कि मैं जो कि बहुत मार्केटिंग और उस दुनिया से आता था, तो मेरे लिए नौकरी छोड़ना उतना बड़ा डिसीजन एक पॉइंट पे तब नहीं बचा था मैथ्स के हिसाब से। तो मैंने सोचा मेरा 20-25 महीने का खर्चा मैं इकट्ठा कर लूं, क्योंकि मैं ना, जैसे जो एक गलती लोग करते हैं नौकरी छोड़ने से पहले, कि वो इसको स्ट्रगल मान के करते हैं, है ना। बॉम्बे में मेरे को बहुत लोग मिलते हैं, बोलते हैं हम स्ट्रगल करने आए। एक्चुअली वो अप्रोच मेरे को सही नहीं लगता, क्योंकि स्ट्रगल तो मजा है ना, आप मजे के लिए कर रहे हो ना। तो मुझे ये लगता है कि मैंने सोचा था 20-25 महीने का खर्चा हो जाए, मैं आराम से बैठ के लिखूंगा, और वो जैसे ही हुआ तो मैंने कहा बस अब मैं छोड़ देता हूँ, बाकी देखेंगे। क्योंकि देखिए, आपको किसी भी सवाल का इस धरती पे जो जानने लायक जवाब है जिस सवाल के, उसका 100% सही जवाब कभी नहीं मिलेगा कि हाँ ये दिन है। तो मुझे लगा आप छोड़ देते हैं, फिर वो एक के बाद एक राह बनती चली जाती है। फिर इतनी एक्चुअली जब आप छोड़ देते हो ना, तो आपको लगता है इतनी बड़ी चीज नहीं थी यार, तो 4 साल पहले छोड़ देते, है ना। लेकिन अंदर से वो श्योरिटी नहीं आती है, वो जिस दिन आती है उस दिन फिर ये सवाल नहीं रह जाते। जैसे हर तरीके से मॉडल मैं देखता हूँ, मुंबई में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनका कोई बैकअप नहीं था, और उन्होंने भी बहुत अच्छा किया। जिनका बैकअप था वो बैकअप के भरोसे सही नहीं कर पाए। तो कई बार ना, वो एक पूरा कॉन्सेप्ट है बर्न द ब्रिजेस, कि जो आपने पुल पार कर लिया, उस पुल को आप जला दीजिए, ताकि आपका वापस लौटने का रास्ता खत्म हो जाए, तब आप केवल आगे बढ़ेंगे। आगे ही बढ़ना पड़ेगा सर। तो बहुत बढ़िया बात की। अच्छा देव भाई, आपको लगता है कभी वो समय आएगा कि एक हिंदी लेखक को सोचना ना पड़ेगा यार साथ में नौकरी करनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा तो मतलब जैसे अभी नीलोत्पल है, हम लोग तो इसी के भरोसे जिंदा है, तो पब्लिशर के भरोसे है, शैलेश के भरोसे हम लोग हैं। मतलब बाकी भी काम जो है वो सब बोनस है, लेकिन कम से कम एक है कि हाँ इतना साल भर में हो जाएगा। मुझे लगता है कि ऐसा ना, अगर कोई भी हिंदी का लेखक अगर मेहनत करे ना, तो अभी बहुत मीडियम खुल गए, और ऐसी बहुत सारी चीजें कि वो कर सकता है। सवाल जब आप ये करते हो, या इस सवाल का जवाब हम लोग दे रहे होते हैं, तो सवाल उससे एक और आ जाता है, क्या किताब लिख के ऐसा हो सकता है? किताब लिख के सबके साथ ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि किताब की जगह बनने में बहुत टाइम लगता है। आप देखिए ना, इस देश में घटिया से घटिया डॉक्टर बनने के लिए 10 साल लग जाते हैं, है ना। वो डॉक्टर अच्छा निकलेगा खराब निकलेगा बात की बात है। अच्छा वकालत शुरू करने में 8-9 साल चले जाते हैं, है ना। अगर हमें बैकग्राउंड नहीं है तो आपको लग जाएगा। तो राइटर बनने में भी क्या आप 10-12 साल देने को तैयार है और मेहनत करने को तैयार है, तो आ जाएगा। ऐसी चीज नहीं है कि आप इतना खुल गई है दुनिया कि अब तो वर्टिकल वीडियो में भी आप लिख सकते हो, तमाम चीजें आ रही है। आप थोड़ा सा भी काम जानते हो तो ऐसा खाली नहीं बैठोगे आप। बात यह कि क्या आप अडेप्ट कर सकते हो। दिक्कत क्या है ना, जो साहित्य वाला जो दुनिया एक ऑपरेट होती है हमारे साथ, कि वो एक मैगजीन में कहानी आई, उसमें आपका नंबर भी लिखा है। अब उसमें होता है क्या है कि आपको 15 कॉल आ गए, तो आपको लगता है कि अरे बहुत लोग पढ़ रहे हैं, आप उनको जवाब दे रहे हो। इतना टाइम ही नहीं होना चाहिए। आप अगली कहानी पे बढ़ो ना, है ना। आप उस पे करो। आप साल भर में, जैसे अब मैं देखता हूँ कि प्रेमचंद ने 400 से ऊपर कहानियां लिखी, है ना, उनके लाइफ स्पैन में। मोपासा ने, अभी मैं परसों जब आता हूँ दिवाली में सफाई करता हूँ, तो मंटो की जब किताबें टकराती हैं, हर बार मैं उनकी एज देखता हूँ। मेरी एज तक उनकी डेथ हो चुकी थी, और इतना लिख के वो चले गए, है ना। तो मेरे को और लगता है कि कितना काम बाकी। मोपासा 43-44 साल में डेथ हो गई थी। बात ये कि क्या आप वो मेहनत करने को तैयार हो, क्या आप उस
हर एक राइटर का एक फेज आता है 6-7 साल 8 साल का, उसमें वो मैक्सिमम आउटपुट देता है। तो क्या हम उसका वेट कर सकते हैं? सवाल ये है। फंसता वहां पे बात ये, देखिए आप कोई भी आप देखिए सबसे अनसेफ क्या है आज की डेट में, सॉफ्टवेयर में जो लोग जो दोस्त है मेरे, पूरी दुनिया में जो हालत खराब है सॉफ्टवेयर की, सबसे अनसेफ तो वही है। आपने तो घर भी ले लिया, EMI भी चल रही है, ये भी कर लिया, उससे ज्यादा अनसेफ क्या है ना? बट वो चल रहा था, अब एकदम से ऐसा फेज आया, फिर अब वहां पे लोग ऐसा थोड़ी ना कि बर्बाद हो जाएंगे, फिर अपडेट करेंगे, फिर धूल झाड़ के खड़े। सेम ये भी। देव भाई आगे कुछ चीजें पूछूंगा उस हवाले से कि जो भावी लेखक हैं, उभरते लेखक हैं, उनके बेनिफिट के लिए। तो अपने राइटिंग प्रोसेस के बारे में कुछ बताइए। कब लिखते हैं, कितनी देर लिखते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट आइडियाज ये कहाँ से लाते हैं? तो इसका अगर मैं सच जवाब दे दूंगा तो मैं वर्कशॉप जो लेता हूँ उसमें कोई आएगा नहीं है ना। हालांकि ये सवाल जो आपका है बहुत ही अच्छा है इस मामले में, क्योंकि ये बहुत लोगों का कंफ्यूजन रहता है। जैसे बहुत सारे मैसेज आते हैं या मेल आता है कि हम शुरू तो कर देते हैं, खत्म कैसे करें, या हमें एंड पता है हम शुरू कैसे करें, इस तरीके का। तो पहले मेरे अंदर ना बड़ा गिल्ट था, क्योंकि मैं अब ना जितने मेल मैसेज आते हैं ह्यूमनली लिमिट में पॉसिबल नहीं था कि जवाब दे पाए। तो मैंने इसीलिए पहले तो एक कोर्स बना दिया ऑनलाइन, और सस्ता कोर्स बनाया कि कोई जो वर्कशॉप करता हूँ 2-3 दिन की, उसमें ना भी आ पाए तो उसको बेसिक आइडिया लग जाए। रही बात आइडियाज की, जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम लोग क्या सोचते हैं कि हम जब बैठेंगे तब हमें आइडिया आ जाएंगे। आइडिया आपको रैंडम आते रहते हैं, चलते फिरते, नहाते, इधर उधर घूमते। तो मैं अपने मोबाइल के नोट्स अगर आपको दिखाऊं, उसमें 1200 से ऊपर नोट्स होंगे, है ना। तो जब मैं बैठता हूँ, है ना, एक ये तो नोट्स है, इसके अलावा एक फिल्टर्ड एक मेरे पास कॉपी है जो आती नहीं, 25 रुपए वाली छोटी कॉपी। तो आइडियाज की 2-3 कॉपियां भर चुकी हैं। तो अभी अगर मैं आज मेरे को आप सब छुट्टी कर दे कोई और बोले कि आपको लिखना है, तो आइडियाज की कमी नहीं है। और मैं वहां पे कोडिंग भी कर देता हूँ कि शॉर्ट स्टोरी का आइडिया है, ये शायद फिल्म हो सकती है, ये नॉवेल का आइडिया। मुझे लगता है कि ऐसा ऐसा, या फिर जब तो चूंकि कहानी सुनाता भी हूँ तो इस सुनाने वाली कहानी का आइडिया है, क्योंकि अब वो धीरे धीरे फिल्टर अपने आप आपका बनता जाता है। कुछ कहानियां बहुत अच्छी होती है लेकिन वो शॉर्ट स्टोरी होती है। तो जब मैं बैठूं, मतलब कोई भी जो लेखक, अगर सारे लोगों का भी जितने तरीके मैंने पढ़े, वो जब बैठते हैं ना तब उनको नया नहीं सोचना होता है। वो जो सोचा हुआ है उसके बाद उस दुनिया के अंदर नया क्या सोचना है। जैसे साइंस फिक्शन के बहुत बड़े राइटर हुए रे ब्रैडबरी नाम के, तो उन्होंने अपने टाइपराइटर के आगे लिखा हुआ था डोंट थिंक, है ना। अब डोंट थिंक साइंस फिक्शन का राइटर कैसे लिख सकता है? वो इसलिए उन्होंने लिखा था कि जब आप कहानी के लॉजिक में है उस दुनिया में, तो सोचो मत, आप जो इमोशन आ रहा है इमोशन को कैरी फॉरवर्ड करो, है ना। तो आइडियाज जो सबसे मुश्किल काम है, और वो आपको कहीं पे भी आएंगे, इसीलिए मोबाइल पे आप लिख लें। सबसे मुश्किल होता है जब आप सोने जा रहे होते हो, आधी नींद में होते हैं, तब आपको दुनिया का सबसे अच्छा आइडिया आता है ना। सही है ना। और इसमें होता है कि हम सुबह लिख देंगे, है ना, और जहां आपने सुबह के लिए किया तो आइडिया नाराज होके चला जाता है। क्योंकि आइडिया क्या दुनिया में घूम रहा है ना, वो आपके पास नहीं, आपके पड़ोस वाले राइटर के पास चला जाएगा। उसको कौन सा तुरंत लिख लीजिए उसको तुरंत लिखना चाहिए, चाहे नींद टूट जाए, है ना। कभी रैंडम जो रात में नींद टूटती है और जो आइडिया आते हैं वो इस दुनिया के सब, क्योंकि तब शायद जो भी उसका लॉजिक होता हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद सबकॉन्शियस माइंड या जब आपको ओवर पावर करता है, क्योंकि हम लोग ना जब दिमाग लगा के लिखते हैं ना, हम लॉजिकल सोचते हैं, और कहानियों का लॉजिक अलग तरीके से काम करता है ना। तो एक तो वो करना चाहिए। दूसरे, मेरा समय कुछ फिक्स है। उस समय पे जैसे मैंने अपने घर वालों को बता रखा है कि अगर घर में आग लग जाए मान लीजिए, है ना, तो मैंने कहा तो भी मुझे बताना, मैं गर्मी से जान जाऊंगा कि आग लग गई है। मतलब आपको उतना सैक्रोसेंट होना पड़ेगा, और आपके जो घर वाले और जो दोस्त हैं वो भी ये जान जाएंगे एक पॉइंट के बाद में कि भाई इस टाइम पे हमें डिस्टर्ब नहीं करना। वो पूजा की तरीके से है ना, आपकी पूजा है वो। पूजा के समय तो कोई नहीं लेता है ना फोन, है ना। वो तो नहीं, उस मेडिटेशन के समय तो नहीं आप कहते हो लाओ 1 मिनट ले लेते हैं। तो वो मेडिटेशन और पूजा ही है, उसको उतना सैक्रोसेंट आप मानेंगे। और दूसरे, मुझे लगता है जो एक जगह सब ज्यादातर जो शुरुआती दौर में लिख रहे होते हैं लोग, वो फॉल्टर करते हैं, वो ना वो वेट नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली ना कई बार आपको, जैसे मेरी माताजी की जो प्रोसेस है ना, मेरी माताजी की जो प्रोसेस है भगवान से कुछ मांगने की, वो मांगती हैं, एक दिन नहीं होता है तो दूसरे दिन मांगना छोड़ थोड़ी देती हैं, तीसरे दिन हम लोग की तरह ये थोड़ी नहीं कहेंगे कि अरे भगवान ही नहीं दुनिया में, वो वेट करती है ना, फिर वो हो चाहे ना हो। तो मुझे लगता है जो तीसरी सबसे जो जरूरी चीज है जीवन में, धैर्य जो है, तो धैर्य से बड़ी तो कोई चीज है ही नहीं। चाहे आपको कुछ मिल जाए तो भी धैर्य काम आता है, नहीं मिले तब तो धैर्य काम आने ही आना। तो मुझे लगता है एक चीज सबको प्रैक्टिस करनी चाहिए, धैर्य को मास्टर करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये बात ना सारे, आप जो बड़े एक्टर्स के भी आप इंटरव्यू सुनेंगे तो आप देखिए इस एक्टर की लाइफ ना, उसका वो क्या है, वो वेट करता है कि अच्छी स्क्रिप्ट उसके पास आएगी। वो तो लिख नहीं रहा है स्क्रिप्ट, वो वेट करता है
अच्छी स्क्रिप्ट आएगी, फिर अच्छा डायरेक्टर आएगा, अच्छा प्रोजेक्ट आएगा। ये सब जब ऑन हो जाएगा, जब वो शूट पे जाएगा, शूट में भी अपनी वैनिटी में जब बैठा है तो भी वेट करना है अपने शॉट के लिए ना। तो वो वेट आप किसी भी क्रिएटिव काम में वेट से भाग नहीं सकते, जो इंतजार करना है। तो वही है प्रोसेस। बाकी तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम कि चना खा के लिखते हैं या गाजर खा के तो नहीं है, लेकिन आइडली सुबह पहला काम करके खत्म कर देना चाहिए जब सबसे क्रिएटिव आप राइट। अच्छा देव भाई, अभी आजकल जो माहौल है और पब्लिशिंग के हवाले से बात कर रहा हूं मैं, आपको क्या लगता है कि एक उभरते या भावी हिंदी लेखक के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? कि उसे एक पब्लिशर मिल जाए जो जेन्युइनली उसे पब्लिश कर दे बिना उससे पैसा लिए, या उसको एक पाठक मिल जाए जो उसकी किताब वाकई में पढ़ना चाहे, एक जेन्युइन रीडर मिल जाए? ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं असल में। देखिए, आप एक तो चीज ये है कि पब्लिशर मिल जाए। पब्लिशर से तो रिश्ता वो हस्बैंड वाइफ वाला होता ही है आपका, क्योंकि उसमें कुछ नोकझोंक भी होती है। कुछ आप खुश भी रहेंगे किसी बात से, किसी बात से आप नाराज भी रहेंगे, है ना। आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि अरे यार, ये और किताब पहुंच सकती थी, ये वाले मेले में भी जा सकते थे। लेकिन वो पब्लिशर का मिलना इसलिए जरूरी है, जैसे बहुत सारे लोगों ने, जैसे अगर आप पल्प फिक्शन देखेंगे मेरठ में, जो बहुत राइज किया एक टाइम पे, और एकदम से बहुत सारे राइटर, नए राइटर उसी एक ही नाम से कई सारे लोगों ने छापी, उसमें से बहुत सारे लेखक जो पल्प फिक्शन के थे इस देश में, वो खुद पब्लिशर बन गए। और यही सबसे बड़ी गलती की उन्होंने, क्योंकि वो आपका काम नहीं है। अब आज की डेट में मैं मान लीजिए, मैं बताता हूँ, आप कोई भी जो ऑनलाइन वेबसाइट है, चाहे कोई भी हो, आप हर जगह किताब बेच सकते हैं। आपको सेलर बनने में 10 मिनट लगता है वहां पे। आप जाइए, अपना जीएसटी नंबर डालिए, जो भी प्रोसेस है, वेंडर बन जाएगी। आप आज की डेट में, जैसे मैं यहाँ पे किताब रखी, मैं भी इसका सेलर बन सकता हूँ, और वहां पे मैं 10 मिनट बन जाऊंगा। आप सोचोगे यार, मैं पब्लिशर को क्यों इतना पैसा दूं, है ना, वो क्यों इतना पैसा ले रहा है, मुझे तो 10% रॉयल्टी दे रहा है। लेकिन वहां पे केवल पब्लिश उपलब्ध कराना काम नहीं है। जैसे ही एक ऑर्डर आएगा, वो तो ऑर्डर कभी भी आएगा, आप उसको पैकेट करेंगे, फिर लिखेंगे, वो टाइम आपके पास क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। उसके लिए अगर एक पब्लिशर एक सही मिलेगा तो वो अपना करता रहेगा। पहले तो अच्छा पब्लिशर मिल जाए, और जो आपके लिखे हुए पे भरोसा करे। मतलब चाहे वो दुनिया की सबसे घटिया किताब हो तो भी, और दुनिया की सबसे अच्छी हो तो भी, एक कोई व्यक्ति हो जो बोले नहीं, मैं पैसा नहीं लूंगा, मैं आप पे बेट करता हूँ। रही बात ऐसी कि इसके बाद भी ऐसे एक बहुत बड़ी जनता रह जाएगी जो अच्छी किताबें भी रिजेक्ट हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए, जब मैं चैनल में भी काम करता था तो हमें कोई कहानी सुनाने आते थे राइटर प्रोड्यूसर, वो अच्छी कहानी होती थी, लेकिन वैसी एक कहानी हम उस साल कर रहे होते थे। मान लीजिए उन्होंने कहा हम माइथोलॉजी की कोई कहानी है, लेकिन माइथोलॉजी का अगर एक मैं शो बना रहा हूँ जो हाई इन्वेस्टमेंट है, तो मैं दूसरा नहीं बनाऊंगा। तो अब ले दे के चैनल 5 है, तो किसी और चैनल के पास जाएगा, इससे कहानी खराब नहीं हो जाती। कई बार क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो चीज सही लेके आया है, लेकिन इस पब्लिशर के यहाँ उसकी जगह नहीं है। तो देखना चाहिए कि अगला, जैसे बहुत सारे लोग जो मुझे मिलते हैं बोलते हैं, अरे अगर मेरी वहां से नहीं छपी तब तो मैं लेखक ही नहीं बन पाऊंगा। फिर आप इस लायक भी नहीं थे। अगर आप एकाध, भाई दुनिया में कोई ऐसा राइटर तो नहीं हुआ जिसकी पब्लिशर ने रिजेक्ट न की हो 25 बार कहानियां। तो आपको जो भी देखना चाहिए, जो उपलब्ध करा दे, उसके बाद पाठक जो है उसके बाद आता है। और पाठक जब आता है, आज की डेट में अगर कोई आपको एक भी अच्छा पाठक मिल जाएगा ना, वो जीवन में 50 अगर लोगों से साल भर मिलता है ना, तो 50 लोगों को आप तक आपकी किताब पहुंचाएगा। बहुत धीरे धीरे होता है। जैसे एक मेरी जब किताब आई थी मुसाफिर कैफे, तो एक लक्ष्मी सर है भोपाल में, उन्होंने मुझे लगता है कम से कम 700-800 किताब तो अपने स्टूडेंट्स को जबरदस्ती पकड़ाई होगी, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। फिर और वो उनको पता था कि, उनको भरोसा था कि ये सही चीज वो पकड़ा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे चलती चली गई। तो पाठक उसके बाद, और पहले पब्लिशर, क्योंकि आप उस प्रोसेस में घुस नहीं पाए, तो जो पब्लिशर है सबसे पहले वो मिले, फिर पाठक। तो देखिए, अगर आपको एक भी अच्छा मिल जाएगा ना, वो बहुत लंबी यात्रा पे आपकी किताब को लेके जाएगा। एक पाठक, कोई चीज आप, जैसे ना व्हाट्सएप फॉरवर्ड जब आता है, और अच्छा जोक आता है, अच्छी कोई कहानी आती है, हम लोग खुद 25 लोगों को भेजते हैं, अच्छे पाठक तक आपकी किताब पहुंच गई, है ना। तो वो फिर ये थोड़ी नहीं देखता है कि पब्लिशर अच्छा है कि खराब है, वो कहाँ से छपी है। पाठक को पब्लिशर से मतलब नहीं है, वो राइटर की शक्ल देख रहा है, लगता है भाई ये बात मेरी इसने कह दी सच्ची, मैं 25 लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो पाठक बहुत जरूरी है, लेकिन वो जो प्रोसेस है वो वैसे ही फॉलो करनी चाहिए। आपको बहुत हीरो बन के उसमें हम खुद ही छाप लें, आप नहीं, आप अगली किताब पे दिमाग लगाओ। इनफैक्ट जो एक और राय आपने जो पहले पूछा था, जो आपने पहली किताब किसी ने अगर खत्म कर ली, वो चले ना चले, आप अगले पे चले जाओ। इस बात का वेट नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग ना 1-2 साल वेट करने में निकाल देते हैं, अरे पहली नहीं चली, अरे मगर मैं जोड़ू ना, तो मेरी तो जो पहली किताब है उसके बाद से तो मुझे किताब ही नहीं लिखनी चाहिए थी। वो तो एक जिद थी अंदर की, नहीं करना ही करना, तब जाके आप पहुंचते हो, अरे यार अच्छा, राइटिंग में ये भी
ये भी तरीके से अपनी बात कही जा सकती है, तब आप धीरे धीरे डिस्कवर करते बिल्कुल। हो ऐसा। अच्छा, मेरे अगले सवाल का जवाब आपने ऑलरेडी दे दिया है दिव्य भाई, पर फिर भी मैं पूछूंगा, उभरते भावी लेखकों के लिए आप क्या एडवाइस देंगे? तो पहली एडवाइस तो ये रहेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा लिख के ज्यादा से ज्यादा रिजेक्ट करें। अभी हो क्या गया है, हम लोग सोशल मीडिया के टाइम पे हम लोग जो लिखते हैं हम सोशल मीडिया पे कई बार डाल देते हैं और हमें लगता है वहां पे अगर 4 लाइक 40 लाइक या 400 लाइक जो भी आ गए हमें लगता है वो परफेक्ट हो गया। हमें ना, जैसे जब हम सब्जी बनाते हैं कोई, है ना, और जैसे खास करके ऐसी सब्जी जो देर में बनती है जैसे कटहल की सब्जी, तो कटहल की सब्जी हम आधी बना के तो किसी को नहीं चखाते हैं, है ना। मैं बिल्कुल कसम खा के बात बता रहा हूँ, मेरी टाइमलाइन में जितने भी लोगों ने डाला, मेरी लिखी जा रही किताब का अंश 6-6 साल हो गए कि किताब अभी तक पक नहीं पाई, है ना। तो वो आप कोई चीज पूरी पहले होल्ड करना सीखे, पहली चीज। और अगर आपको 40,000 वर्ड छपवाने हैं, 50,000 छपवाने, तो कम से कम 1,20,000 शब्द तो आप लिखिए और रिजेक्ट करिए, है ना। आपका सर, और ये नहीं कि आप पब्लिशर का वेट करिए रिजेक्ट करने का, आपने जो लिखा है वो पत्थर की लकीर नहीं है। पहली चीज, हम लोग को शुरू में जब कोई दूसरा व्यक्ति बताता है तो बुरा लगता है, तो आप खुद अपने पहले फिल्टर बन जाएगी, नहीं आप अपनी तरफ से रिजेक्ट करके ले जाए। क्योंकि बाकी कैसे लिखना है वो यूट्यूब पे भी बहुत कुछ है, उसके लिए किताबें भी हैं, उसके लिए तमाम चीजें हैं, लेकिन रिजेक्ट करने के लिए कोई किताब नहीं है ना। वो आपको खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही अपने क्रिटिक बनना पड़ेगा। और जो दूसरी एक चीज जो राइटर्स को करनी चाहिए, खास करके नए लोगों को, कि वो ये सोचते हैं कि कोई बड़ा राइटर उनकी किताब पढ़ ले या कोई बड़े डायरेक्टर उनकी किताब देख लें और ये कर लें। मुझे लगता है उससे ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि जो आपके करीबी 5 लोग हैं जो इस औ में नहीं है कि आप कौन है ना, जो आपको सही से बताएं भाई ये क्या लिखा है। क्योंकि बाद में अगर ऑडियंस जब बताती है ना भाई ये क्या लिखा है, उससे बढ़िया है कि आपके 4 दोस्त बता दें। तो वो 3-4 बीटा रीडर जिसको बोलते हैं वो आप ऐसे रखिए जो आपको ईमानदार रहे। उसमें खास करके 1-2 लोग ऐसे रखिए जिनको जबरदस्ती आप किताब पढ़वाइए, जो आपके, मेरे ऐसे एक आध दोस्त हैं जो ऐसे किताब नहीं पढ़ते ज्यादा, लेकिन मेरी वाली पढ़ के एग्जैक्ट, क्यों उनका फीडबैक इतना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर जो नहीं किताब पढ़ता है वो पढ़ के फीडबैक दे रहा है ना, भाई ये मजा नहीं आया ये आया, वो एग्जैक्ट नहीं पिन पॉइंट रख पाएगा वहां पे कि क्यों अच्छा लगा। जो रिफाइंड होते हैं रीडर्स वो बता पाते हैं, जो लेखक होते हैं, बट वो ही लोग बनाते हैं असली में किताब, जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो आम जनता है। क्योंकि आपकी किताब पे आप देख लीजिए, कोई भी किताब यहीं पे मैं उठाऊंगा तो पहले पेज पे किसी राइटर का, किसी फिल्म डायरेक्टर का, इन सब से कुछ नहीं होता है। जैसे ना, मेरे को जो एक और चीज भी मैं बार बार बोलता हूँ कि किताब के लॉन्च से भी कुछ नहीं होता है ना। जैसे मैंने तो 7 किताब में कभी नहीं किया किताब लॉन्च, है ना। मुझे बड़ी बेचैनी होती है जो किताब के लॉन्च करते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, वो कई बार आपको जाना भी पड़ता है, लेकिन किताब का लॉन्च नहीं करना चाहिए। अगर आप किताब का लॉन्च करने से, मैं आपको बताता हूँ एज अ पैसा बचाने की एक टेक्निक, आप किताब लॉन्च करेंगे, आप बुलाएंगे, तो सगाई जैसा है, 150-200 लोग आएंगे, आप कोशिश करेंगे, उसमें से जो लोग बोलेंगे उनमें से 50% लोग नहीं आएंगे, तो आपको गुस्सा भी आएगा कि बताओ इतने बड़ा मेरे जीवन में इंटेलेक्चुअल अभी हो जाता, कोशिश तो हो रहा हूँ आए नहीं, तो आपको बुरा भी लगेगा। फिर उनके लिए समोसा चटनी चाय का इंतजाम आप करेंगे। इतना पैसा आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में खर्च कर दीजिए, उसका 1/4, तो आपकी किताब ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी वर्सेस किताब। अनलेस की कोई ऐसी बात है कि मान लीजिए जो एक दूसरे तरीके से लोग किताब छपवाते हैं, उनके पिताजी के लेटर्स हैं, उनके दादाजी का कुछ है, तो चलो फिर भी मैं मानता हूँ कि एक पर्सनल चीज है, वो लिटरेरी वैल्यू नहीं भले होगी उसकी, लेकिन एक फैमिली के लिए वैल्यू, तो फिर भी वो बनता है ना। लेकिन अदरवाइज किताब का लॉन्च नहीं करना चाहिए, और आपको अपने जो क्रिटिक है, जो दोस्त, जो वेल विशर्स है, उनको इस तरीके से जरूर करना, निंदक नहीं रखिए, बिल्कुल रखिए, बिल्कुल निंदक ना भी हो, लोगों के आसपास इसलिए भी बने रहना चाहिए ताकि थोड़ा धरती पता चले और चल क्या रहा है। सही बात, क्योंकि न्यूज देख के पता नहीं चलता ना कई बार। जैसे मैं तो खोलता हूँ अखबार तो ढूंढता कहाँ है खबर, कहाँ है, 3-4 पन्ने तो निकल गए। हाँ जी, यहाँ ज्यादा ही आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ इश्तेहार ज्यादा है। अपना ही नाम ढूंढना हो उसमें क्या आया हुआ है तो टाइम लग जाता है ना। सही बात। देवे भाई, आखिरी सवाल है आपसे, ये इंटरव्यू खत्म करूं उससे पहले अगर ये नहीं पूछा तो थोड़ा नाइंसाफी हो जाएगी, अभी क्या लिख रहे हैं, कब पढ़ने को मिलेगा? अभी एक किताब में पिछले 1-1.5 साल से एक किताब आने वाली है, अब तो लगभग हो गई है, तो उसी को रिफाइन करने में हूँ, और मुझे लगता है जनवरी तक, दिसंबर तक आ जानी चाहिए वो किताब, जो बस 2 महीने में। बिल्कुल देव भाई, उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द किताब आए, हमें पढ़ने को मिले, और वो भी एक सक्सेसफुल बेस्टसेलर बने आपकी बाकी किताबों की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए देव भाई।
इंटरव्यू समाप्त होने से पहले ये एक छोटा सा सूवनियर हमारे स्पॉन्सर प्रोडिजी प्रो की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।